ये सब हो गया है। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया है। यूनिट 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्लोनिंग, ये तो शुरू में ही इंट्रोडक्शन, वो जो वेक्टर के अंदर इंसर्ट कैसे डालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके, जो डायग्राम बना रहे थे बार बार, वही वाला है। एडवांटेजेस ऑफ जीन क्लोनिंग, अब इसके बारे में हम लोग एप्लीकेशंस जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ रहेगा, उसके साथ ही है एडवांटेजेस। हम क्यों जीन क्लोनिंग करना चाहते हैं? क्योंकि हमको नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है, तो वो नया कैरेक्टर हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए ऑफ कोर्स। हम अगर प्लांट के बारे में बोले, प्लांट ब्रीडिंग जो क्लासिकल टेक्निक है जिससे न्यू वेराइटीज़ पैदा किया जाता है, उसमें लिमिटेशन है, वो उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। और जब भी हम उसको करते हैं तो क्या होता है कि वो लिंकेज का प्रॉब्लम होता है। हम अगर कोई एक कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं तो साथ साथ दूसरा जीन भी उसके साथ चला जाता है। क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से जितना दूर सेपरेट होता है। अदरवाइज अगर होल क्रोमोसोम ही चला जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो दैट विल बी दैट द एंटायर जो लिंकेज ग्रुप ही ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अनडिज़ायरेबल चेंजेस भी हो जाते हैं हम जो चेंज करना चाहते हैं उसके अलावा। तो इसलिए जीन क्लोनिंग हमको फैसिलिटी देता है कि पर्टिकुलर जीन को ही हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करें। Okay, then bacterial transformation methods and selection of recombinant clones using various strategies. अब इसमें हमने बात की थी कि नेगेटिव सिलेक्शन कैसे करते हैं और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, वही है रिकॉम्बिनेंट स्क्रीनिंग के बारे में, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स लास्ट दिन हम इसके बारे में बात कर रहे थे। एक तो हो गया वो अगर प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो TI बेस्ड, एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड लीफ डिस्क मेथड यूज़ करके प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, या फिर जीन गन मेथड यूज़ करते हैं। इसको हम लोग अभी देख सकते हैं, ये वाला बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स क्या क्या है जल्दी से। उसके बाद हम चले जाएंगे ये PCR मेडिएटेड जीन क्लोनिंग पे। जीन कॉन्स्ट्रक्ट प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर जो कि TI प्लाज्मिड, tDNA एंड वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर हम लोग अभी यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, tDNA को ही रहने देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड वायरल वेक्टर्स में हमने फाज DNA का बात किया था। फाज DNA से एसोसिएटेड जो जीन ट्रांसफ़र होता है, रिप्लेसमेंट वेक्टर प्लस इंजर्शन वेक्टर, दो तरह का वेक्टर। ओके, उतना ही यहाँ भी वही यूज़ होगा बेसिकली। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिलेबस तो ना खिचड़ी टाइप का ठीक से लिखा नहीं है यहाँ पर। जैसे पहले बोल दिया जो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर, फिर tDNA लिख ही दिया, तो फिर यहाँ फिर एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये सेपरेट ऐसे लिखना। फिर यहाँ मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ tDNA ट्रांसफ़र, ये ठीक है, tDNA यहाँ लिखा। tDNA लिखने का क्या ज़रूरत था, TI प्लाज्मिड लिखना चाहिए था। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड बाय इलेक्ट्रोपोरेशन, जब ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स के साथ देना चाहिए कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट, ये 3 4 5 मेथड है, सब एक साथ आ जाता, इधर उधर करके लिखा हुआ है। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक्स सिलेक्टेबल मार्कर, ये तो ऑलरेडी जो ट्रांसजेनिक, ये जो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया इस ट्रांसजेनिक सिलेक्शन। अच्छा, रिपोर्टर जीन्स लाइक ल्यूसिफरेज, गस एंड GFP मेडिएटेड सिलेक्शन मेथड्स है, उसको हम डिस्कस कर देंगे बाद में। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही यहाँ दिया हुआ है, इतना सब ग्रेजुएशन में सब। ट्रांसजीन एनालिसिस, म्यूटेंट फॉर्मेशन, मार्कर फ्री एंड नोवेल सिलेक्शन स्ट्रेटजीज, जितना सारा चीज़ मिला है सब यहाँ लिख दिया है।
एनीवे हमको ग्रॉसली यहाँ पढ़ना क्या है। अभी तो हमने ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीन क्लोनिंग जो है ना, ये तुम लोग का क्वेश्चन में कभी कभी अक्सर दिया रहता है कि व्हाट आर द बेसिक मेथड और स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग। तो उसमें बेसिकली वो एक ड्राइंग देना है जिसमें आपको एक प्लाज्मिड वेक्टर को शो करके आप एक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर रहे हो, और वो प्लाज्मिड वेक्टर कट हो गया। उसके बाद उसको उसका 5 प्राइम फॉस्फेट को रिमूव किया बाय यूजिंग श्रिम्प अल्कलाइन फॉस्फेटेज। उधर में जो इंसर्ट डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको आपने सेम एंजाइम से डाइजेस्ट करके आपने फ्रेगमेंट जनरेट किया। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स रहता है कि कौन सा फ्रेगमेंट आपको क्लोन करना है। इफ अगर आपको स्पेसिफिक जीन क्लोन करना है देन डायरेक्टली मैंने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से नहीं होगा, क्योंकि उससे बहुत तरह का फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होगा। जीनोमिक डीएनए डाइजेस्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो वो बहुत सारा टुकड़ा में बढ़ जाएगा और उसमें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने खो जाएगा, तो उसको ढूंढना एक बड़ा बात हो जाता है। तो फिर भी यहाँ हम डायग्राम में वही शो करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट किया जीनोमिक डीएनए से, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए, उन फ्रेगमेंट्स को हम वेक्टर डीएनए के साथ जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड है उसके साथ मिक्स करेंगे, लाइगेज एंजाइम देंगे और ओवरनाइट लाइगेशन के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरे दिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, बदल जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारा उसमें रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स पैदा हो जाएंगे। अब वहाँ से उसके बाद एक होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो जो डायग्राम है उसको यहाँ पर बनाना है। मतलब सिंपली हम अगर रिपीट करें तो बेसिकली इसको कई बार हम लोग बोल चुके हैं, फिर भी चलो दिखा देते हैं कि जैसे कि ये प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको डबल स्टैंडर्ड बना लो ऐसे करके। ओके, और इधर में मेरे पास जीनोमिक डीएनए किसी बैक्टीरिया या किसी सेल से लिया हुआ है, ये जीनोमिक डीएनए है और ये वेक्टर है। यूजुअली क्या करते हैं, वेक्टर को हम कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है चलो यहाँ लिख दिया इसे, तो BAM-H1 ले लेते हैं। इसको भी फिर हम BAM-H1 से ही कट करेंगे। अगर हम उसको BAM-H1 से कट करेंगे तो जो फॉरेन जो आई मीन द इंसर्ट डीएनए फ्रेगमेंट जो चाहिए उसको भी हम BAM-H1 से कट करेंगे, सो दैट जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे वो कॉम्पैटिबल होंगे, एक जैसा होंगे। तो BAM-H1 से कट करने से क्या होगा, सपोज BAM-H1 का यहाँ पर कहीं पर साइट है, वो यहाँ पर यहाँ कट कर दिया, कट करके डीएनए को ऐसे करके लीनियर कर दिया है वो। ये अभी हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस तरह का। तो ये जो ओवरहैंग प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो बाहर निकला हुआ है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है। मालूम होगा तुम लोगों को कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। जैसे कि BAM-H1 है, ये कट करेगा GGATCC, यहाँ पर GGATCC, ऐसा सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। ये डीएनए में कहीं पर एक मौजूद है, डीएनए के अंदर ऐसा सीक्वेंस रहेगा। तो ये कट कैसे करेगा, एक यहाँ कट इंट्रोड्यूस करेगा और एक यहाँ कट इंट्रोड्यूस करेगा दूसरा स्ट्रैंड में। एक कट का मतलब क्या हो गया, ये जो जो जी ये सब जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, ये तो आपस में वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक्ड है ना। ये जी और GATC सबके बीच में क्या कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, AT के बीच 2 हाइड्रोजन, GC के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इज़न्ट इट। तो अगर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो इधर में रह जाएगा G, यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर गया तो इधर में आ जाएगा GATCC और इधर वाला DNA है ना। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाता है, वो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ज़रूरत नहीं है। इधर में रह जाएगा CCTAG और फिर G, इधर वाला ये वाला पोर्शन ये है ना, और ये वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन इधर इधर,
ठीक है, तो इस तरह दोनों सेपरेट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यही जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो ओवरहैंग है, ये सेम थिंग है। यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट है GATC, GATC। लेकिन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो आपस में फिर से हाइब्रिडाइज कर सकता है। लाइगेज एंजाइम देंगे तो फिर वो मैंने, और ठंडा में रखेंगे, 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, तो फिर ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा और आपस में फिर यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बन सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने BAM-H1 से इसको डाइजेस्ट किया, इसको एक और रिएक्शन करेंगे, सैप, श्रिम्प अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और इसका यहाँ पर जो 5 प्राइम में फॉस्फेट है, यहाँ पर फॉस्फेट है, यहाँ पर एक फॉस्फेट है और इधर में एक फॉस्फेट है, इसको रिमूव कर देंगे। ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ना, ये फॉस्फोरस को, यहाँ पर एक फॉस्फोरस है इस एंड में और इस एंड में एक फॉस्फोरस है, और इस एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इस एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप रहता है। इस सैप करके हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा के वहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिठा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट मैंने दोबारा फिर ड्रॉ करना होगा कि आपने सैप कर दिया तो आपका अभी जो DNA है उसमें इधर भी फॉस्फोरस हो गया, इधर भी इधर भी हाइड्रोक्सिल हो गया, इधर भी हाइड्रोक्सिल हो गया, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल। अब ये आपस में हाइब्रिडाइज कर तो जाएगा लेकिन लाइगेट नहीं करेगा, क्योंकि लाइगेशन के लिए एक फॉस्फेट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। और इधर में हमको काफ़ी सारा इंसर्ट प्रोड्यूस हुआ है जिसका भी ओवरहैंग सिमिलर है, मतलब यहाँ भी वो GATC ही है, बिकॉज एंजाइम सेम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट जो प्रोड्यूस होंगे विथ सिमिलर स्टिकी एंड्स बोलते हैं इसको, विल बी जनरेटेड। अब इन दोनों को मिला देंगे हम, मिला के लाइगेशन रिएक्शन, लाइगेज एंजाइम ऐड करेंगे, तो हमको यहाँ क्लोन्स बनेगा। यहाँ पर जो ये वाला डायग्राम जो हम कई बार बना चुके हैं, इसको आप ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हो या दूसरा कलर से आप शो कर दो। तो ये आपस में जुड़ गया और रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट DNA। यही वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्लोनिंग दिखाने के लिए। इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो इससे हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब ये तो बाहर नहीं रह सकता, इसको हम किसी बैक्टीरिया में डालेंगे, तो ये क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यही वाला स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का कई सारा मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको हम स्टेब्लिश कर देंगे, अंदर डाल देंगे, तो यह अंदर चला जाएगा। कैसे डाला जाता है, इसका मेथड है कई सारा, इसका अपना जीनोम है ये वाला। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के आपको दिखाना है। इसके बाद जो स्क्रीनिंग बोला हुआ है, रिकॉम्बिनेंट स्क्रीनिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई बार इसका बात हो चुका है कॉलेज में, कि ये जो रिएक्शन है, सैप वाला रिएक्शन, ये कंप्लीट नहीं, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। यानी कुछ ऐसा प्लाज्मिड छूट ही जाएगा जिसमें 5 प्राइम फॉस्फेट है, और वो आपस में जुड़ के फिर से सर्कल बना लेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ लाइगेटेड प्रोडक्ट, माने सेल्फ लाइगेशन हो जाता है। और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें हमारा डिजायर्ड जीन अंदर गया नहीं है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे लाइगेशन मिक्स में ये भी रहेगा लाइगेशन मिक्स में। तो जब हम लाइगेशन कर रहे हैं तो ये एरो यहाँ ना ड्रॉ करके हम अगर इसको ऐसे ही करें कि जो लाइगेशन करने के बाद जब हमको रिजल्ट आया, दिस प्लस दिस, ये भी आया, और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारा सेल के अंदर वो भी घुस रहा है, दोनों किस्म का प्लाज्मिड घुस रहा है, ये भी घुस रहा है और ये भी घुस रहा है, मतलब ये भी चला जा रहा है, ये भी चला जा रहा है। ये रिकॉम्बिनेंट है, सपोज यहाँ हम इसे डार्क कर दिए, रिकॉम्बिनेंट है, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब ये है कहाँ पर, ये एक प्लास्टिक का छोटा सा जो एपेंडॉप ट्यूब होता है, उसके अंदर सेल्स है, उसमें हमने 200 माइक्रोलीटर सेल लिया था, उसी में हमने ये सब चीज़ किया है। आपको थोड़ी दिख रहा है कि किसमें क्या गया है। इसीलिए यहाँ से हमको अब स्क्रीनिंग करना पड़ेगा कि कौन सा सेल है जिसमें ये है, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन। जो रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन का बात कर रहा है
कि रिकॉम्बिनेंट तो हो गया, उसका सिलेक्शन कैसे करें, रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन। तो इसका हमने दो मेथड बताया था, एक बताया था नेगेटिव सिलेक्शन, जो कि आपका PBr322 के केस में किया जाता है, और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, जो कि जब लैग जेड जीन रहता है, लैग जेड जीन वाला जो भी वेक्टर है, जैसे कि पक वेक्टर हो गया, पक 8 या PBS SK+2, बाकी जितने सारे वेक्टर PBr322 छोड़ करके सभी में लैग जेड जीन है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग किया जाता है। इसको देख लो तुम लोग, ये सब हो गया है पढ़ाना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड को अगर हम डील करें कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं, तुम लोग इसको तैयारी कर लेना। एक है केमिकल मेथड, पहला मेथड है केमिकल मेथड, छोटा छोटा करके लिख लो तो काम हो जाएगा। केमिकल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। अब इसमें क्या करते हैं, बाइवेलेंट कैटायंस यूज़ किया जाता है। होता ये है बाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम आयन, होता है कि ई कोलाई में हमको ट्रांसफ़र करना है, और ई कोलाई ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पिटेंट नहीं होता है। तुम लोग जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात लिखा हुआ था कॉम्पिटेंसी, माने कैपेसिटी टू टेक आउटसाइड DNA। ये सब बैक्टीरियल सेल्स में, सब बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। कुछ कुछ बैक्टीरिया नेचुरली कॉम्पिटेंट होते हैं, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस का ऑरियस प्रोबेबली, आई फॉरगेट, बैसिलस सबटिलिस, इस तरह से, या फिर नेजिर या गोनोरी, ये भी शायद नेचुरली कॉम्पिटेंट है। तो कुछ बैक्टीरिया नेचुरली कॉम्पिटेंट होते हैं, और ज़्यादातर बैक्टीरिया नेचुरली कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कि वो बाहर का DNA को आसानी से ले लेंगे अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोला जाता है कि ट्रांसफॉर्म नेकेड DNA इन द बैक्टीरियल सेल। तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं आर्टिफिशियली। अब ई कोलाई सेल किंतु नेचुरली कॉम्पिटेंट नहीं है, इसको हमको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड से जब हम ट्रीट करेंगे तो ये कॉम्पिटेंट हो जाएगा, ठीक है। शायद 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। तो ओवरनाइट ग्रोन कल्चर को हम कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करके उसको हम रेडी करते हैं, उसको हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं पहले, और फिर उस बैक्टीरिया को हम जो अभी मेथड क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को हम एपेंड्रॉप ट्यूब में लेते हैं, इस तरह से माइक्रोफिश ट्यूब उसमें लेते हैं, लेकर के साथ में DNA का जो ये जो मिक्सचर लाइगेशन मिक्स, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, लाइगेशन। यहाँ जो ये जो आया है ना, ये वाला चीज़, ये लाइगेशन मिक्स बोलते हैं इसको। लाइगेशन मिक्सचर मतलब, मिक्स मतलब मिक्सचर, मतलब उसमें वो दोनों प्रकार का DNA है, उसको यहाँ दे देते हैं, ऐड कर देंगे। तो पहले से सेल्स था, अब अपने बाहर से लाइगेशन मिक्स का मतलब DNA सैंपल्स ऐड कर दिया, ठीक है, जो लाइगेशन हुआ था उसका, और इसको हीट शॉक, इसको बोलते हैं हीट। और उसके बाद हीट मतलब कितना, 41.42 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 सेकेंड्स का एक शॉक दिया जाता है, और इमीडिएटली चिल किया जाता है, फॉलोड बाय चिलिंग, माने आइस में डाल दिया जाता है। मतलब इस एपेंड्रॉप ट्यूब को, इसमें सेल्स है, साथ में DNA है, इसका ढक्कन बंद करके हम वाटर बाथ में 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करके घड़ी देखकर 90 सेकेंड्स रखेंगे, और इमीडिएटली उसको फिर से आइस बकेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इतना देर में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल जो है वो पोरस हो जाएगा, कहीं कहीं से ट्रांजिएंटली उसके अंदर पोर्स जनरेट हो जाएंगे, और जो DNA बाहर में जो DNA था वो अंदर चला जाएगा,
अगर डीएनए की जगह कुछ और चीज़ लें तो भी वो भी अंदर चला जाएगा, ये उसका अपना क्रोमोसोम है। ये सेल, इसको शॉक मिला हुआ है, शॉक लगा हुआ है, तो इसको इसके बाद ना इमीडिएटली यहाँ पर जो सेल है उसको हम लोग आफ्टर हीट चिलिंग इसको हम लोग रिवाइव करते हैं, मैंने रिवाइवल मीडिया में, थोड़ा हेल्दी मीडिया में उसको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो शॉक से वो रिकवर कर जाए। फॉलोड बाय दैट, इसका मतलब हमारा सेल के अंदर ये सब घुस गया, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे कि पेट्री डिश में हम प्लेट करेंगे, उसमें हम अगर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं तो IPTG गैल देंगे, और अगर हम जो PBR 322 वाला मेथड मतलब नेगेटिव स्क्रीनिंग है जो कि आजकल नहीं किया जाता है, अगर करना पड़े तो उसमें हम मीडिया में पहले तो हम एम्पिसिलिन देकर ग्रो कराएंगे, फिर रेप्लिका प्लेटिंग करके टेट्रासाइक्लिन वाला मीडिया में ग्रो करके देखेंगे कि कौन सा नहीं ग्रो किया। जो नहीं ग्रो किया उसी का वो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन होता है, इसीलिए इसको नेगेटिव स्क्रीनिंग बोलते हैं। खैर वो सिलेक्शन वाला बात हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये पहला मेथड है, केमिकल मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है उसको बोलते हैं, जो वहाँ बोला हुआ है सिलेबस में भी बोला है, इलेक्ट्रोपोरेशन। अब यहाँ नाम से ही पता है कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक शॉक दे के पोर जनरेट करना है, मैंने बैक्टीरियल सेल ऐसे जैसे एपेंड्रोप्टिव में सेल ले लिया, ओके, अब ये उसका कैप है, इसमें सेल ले लिया। अब इस सेल को हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इलेक्ट्रोपोरेटर बोला जाता है, उसमें जो स्टेबिलाइजर जैसा दिखने में होता है, दो ठो उसमें डिवाइस, दो स्टेबिलाइजर जैसा चीज़ लगा रहता है। अभी नया वाला जो आता होगा उसमें कुछ और वर्जन्स, हम लोग जो यूज़ करते थे उसमें इस तरह का दो बना रहता था, एक के ऊपर एक रखा रहता था ऐसे करके। एनीवे आप यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ एक में आपको वोल्टेज सेट करना है, ये वोल्टेज सेट कर दिया, मान लेते कि इसमें आपने कैपेसिटेंस सेट किया, ठीक है, एक में वोल्टेज और एक में कैपेसिटेंस सेट कर दिया, और इन दोनों को इनफैक्ट एक ही में दोनों रहता है, कैपेसिटेंस इसके साथ ज़रूरत नहीं है, इसी में वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस आप सेट कर सकते हैं, और इसके साथ इसको टैग किया हुआ रहता है थ्रू वायर। अब यहाँ पर पल्स देने के लिए दो नॉब लगा रहता है, इसमें यहाँ से दो वायर निकलेगा, निकल के और एक जगह एक प्लास्टिक का बना हुआ ट्रे रहता है जिसमें वो ट्रे में जगह बना रहता है, ट्रे में इस तरह का आपको जगह बना रहेगा। इसको कैसे बनाए, सॉरी, ठीक है रुको, उसमें घुसाने, उसमें डालने के लिए एक किस्म का प्लास्टिक का इस तरह का एक ट्रे है, इसमें यहाँ पर चैनल बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमको एक वो जो क्यूवेट बोलते हैं उसको, जिसमें हम सेल का सैंपल लेंगे और शॉक देंगे, उसको बोलते हैं क्यूवेट। ये इस तरह का होता है, वो बना हुआ, ठीक है ना, चौकोर इस टाइप का, ये थोड़ा शेप चेंज ऐसे होगा। इसके दोनों तरफ, इधर में सपोज इलेक्ट्रोड है, इधर भी इलेक्ट्रोड है, उसका अपोजिट साइड में इधर भी इलेक्ट्रोड है पीछे की तरफ, और बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम सेल को लेंगे, इसमें सेल को लेंगे, और इसमें हम डीएनए हमने जो लाइगेशन मिक्स है उसको ले लेंगे, ठीक ना, और इसको इसके अंदर ऐसे करके स्लॉट के अंदर ऐसे डाल देंगे। तो अब ये यहाँ पर चला गया है, यहाँ पर इसे डाल दिए हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, इसके अंदर भरा हुआ है ऐसे करके, और इसके ऊपर भी यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड है, दोनों साइड टच हो रहा है। इस इलेक्ट्रोड के साथ में, इसके दोनों सरफेस पे जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ इसमें भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है दोनों साइड में, जो कि इसको टच कर रहा है। अब ये यहाँ पर जो पल्स बटन है उसको हम दबाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो सेल्स रखा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होगा, और सेल्स इलेक्ट्रिक शॉक लेके वो भी फिर पोरस हो जाएगा, ट्रांजिएंटली उसमें पोर्स जनरेट हो जाएंगे, और
बाहर का जो सैंपल्स है डीएनए हो तो डीएनए, प्रोटीन हो तो प्रोटीन, आपको जो भी चीज़ अंदर डालना है सेल के अंदर, कुछ स्टडी करना है। हम लोग कभी कभी फ्लोरेसेंट आरएनए, जो लोग प्रोटीन रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं कि एक प्रोटीन हमने सेल के अंदर डाला, वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका टारगेटिंग कैसे हो रहा है, ये देखने के लिए। अच्छा, इस केस में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, लाइगेशन मिक्स को ऐसे डालेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसके बाद फिर हमको यहाँ रिवाइव करना पड़ेगा, यहाँ भी एक शॉक लगेगा, और ये स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है कि कितना वोल्टेज और कितना कैपेसिटेंस पर आप एक पर्टिकुलर सेल को ट्रांसफॉर्म करोगे। जैसे कि हम अगर लेशमेनिया करते थे, तो लेशमेनिया जो कि एक प्रोटोजोआ है, लेशमेनिया डोनोवैनी, तो इसमें करीब करीब 450 वोल्ट पर अबाउट 500 कैपेसिटेंस पर हम शॉक अगर देते हैं तो 50% ऑफ द सेल्स का डेथ हो जाता है और 50% सेल सर्वाइव करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि ऐसे सिचुएशन में चांस है कि बाहर का जो मटेरियल है वो अंदर चला गया होगा, और जो 50% सेल सर्वाइव किए उनको हमको रिवाइव कर लेना है, सो दैट आई कैन गेट माई क्लोन ऑफ इंटरेस्ट। सो इलेक्ट्रोपोरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इट्स एन इलेक्ट्रिक डिवाइस बाय विच वी क्रिएट पोर्स विद इन सेल्स so that the outside material can be transferred to inside. Next आपका मेथड है, 3 नंबर मेथड में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वहाँ मेंशन शायद नहीं था, लाइपोफेक्शन। लाइपोफेक्शन या इसको हम बोलते हैं लाइपोसोम mediated DNA delivery। सिस्टम लाइपोफेक्शन। लाइपोसोम्स किसको बोलते हैं? लाइपोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को लाइपोसोम बोला जाता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड से बना हुआ, सपोज ये फॉस्फोलिपिड है, इसका बना हुआ लिपिड बाइलेयर, इनफैक्ट ये बाइलेयर रहेगा, जैसे कि मेम्ब्रेन होता है उसका बना हुआ एक वेसिकल है। हम इसे डॉटेड लाइन से इसको दिखा रहे हैं कि ऐसे करके चारों तरफ ये ऐसे है, ये एक्चुअली में ये वेसिकल जैसा चीज़ है, इस तरह का वेसिकल है। और किस चीज़ से बना है? ये फॉस्फोलिपिड से बना है, जिस चीज़ से मेम्ब्रेन बनता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन में यही रहता है ना, साथ साथ प्रोटीन्स भी रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये प्योर फॉस्फोलिपिड का वेसिकल्स है, और इसमें आप चाहें तो ये फॉस्फोलिपिड जो लिया है आपने, ये पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कौन सा पॉजिटिवली चार्ज्ड है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, फॉस्फेटिडाइल इथानोल एमाइन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बाकी जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल या फॉस्फेटिडाइल सेरीन वो सब नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो आप यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड फॉस्फोलिपिड से लिपिड वेसिकल्स बनाया, इसको बोलते हैं लाइपोसोम। इसके अंदर में पानी रहता है और बाहर भी पानी रहता है, दीज आर लाइपोसोम्स। इसका इस्तेमाल रिसर्च में बहुत ज़्यादा होता है, ड्रग डिलीवरी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्रग भर के अगर हम इस पर कोई रिसेप्टर लगा दें जो कि किसी सेल के साथ में बाइंड करेगा, उसका लिगेंड जो है उसको यहाँ पर लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया, ये जा करके जो पर्टिकुलर हो सकता है वो कैंसर सेल है, कैंसर सेल के ऊपर में सब ये कैंसर सेल है, उसका सरफेस पर एक प्रोटीन पाया जाता है, मे बी उसके अगेंस्ट में आपने ये एंटीबॉडी जनरेट किया था, उसको आप यहाँ पर इम्बेड कर दिए इसके अंदर, और इसमें ड्रग भर दिया, इसमें दवा दे दिया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के इसको निकालेगा कहाँ से, वो वाला सेल कौन सा है। नहीं तो हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं, केमोथेरापी करने पर वो जो हेल्दी सेल्स है, जो भी डिवाइडिंग सेल्स है, उसको केमोथेराप्यूटिक ड्रग किल कर देता है, बिकॉज वो डिस्टिंग्विश करना नहीं जानता कि ये कैंसर सेल है, ये नॉन कैंसर सेल है। कैंसर है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, तो जो भी सेल
डिवीज़न स्टेट में है, लाइक द ब्लड सेल्स, द हेयर फॉलिकल्स, नेल फॉलिकल्स, इस तरह का जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं। लेकिन वो नॉर्मल सेल्स हैं। कैंसर सेल भी उसी में जहाँ भी है बॉडी में, वो भी कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। तो हमको मारना कैंसर सेल को है, लेकिन हम साथ साथ दूसरे सेल को, अपना होस्ट सेल को भी किल कर देते हैं। लेकिन अगर हम लाइपोसोम के थ्रू अपना ड्रग को भेजें और इस पर हमारा लगा रहे इस तरह का एक प्रोब जो कि जाके उसका अपना टारगेट को आइडेंटिफाई कर सके, तो वो उसी सेल को किल करेगा, यहाँ जाके ये डिलीवर करेगा अपना दवा और इसी को किल करेगा। और बाकी जो जिसमें ये रिसेप्टर नहीं है वो सेल बच जाएंगे। तो इसको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी बोलते हैं। तो खैर ये ड्रग डिलीवरी के बारे में हम बात अभी नहीं करने जा रहे थे, हम करने लाइपोसोम के बारे में थोड़ा सा बताएं तुम लोग को कि लाइपोसोम काफ़ी यूज़फुल थिंग है। यहाँ पर हम लेकिन प्योर मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोटीन नहीं यूज़ कर रहे हैं। और साथ में हम डीएनए को यहाँ पर अंदर डाल दे रहे हैं। इसके अंदर ये एक्वस एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसमें हम अपना डीएनए को अंदर डाल सकते हैं। तो हमने डीएनए को अंदर डाल दिया। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो अंदर चला जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज के साथ इसको सोनिकेट करके किया जाता है, तो अंदर चला गया वेसिकल्स के अंदर। अब हम किसी सेल के पर्टिकुलर सेल को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो सेल यहाँ से, सपोज ये दैट सेल इज़ दिस वन ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दैट सेल इज़ दिस वन। यूजुअली यूकैरियोटिक सिस्टम में ये वाला लाइपोफेक्शन है एनिमल सेल में, मेनली इन एनिमल सेल्स। प्लांट और बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल वाल है, वो डिस्टर्ब करेगा। प्लांट सेल वाल है, प्रोटोप्लास्ट चाहिए ये वाला करने के लिए। यूजुअली दिस इज़ नॉट फॉलोड इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, दिस इज़ फॉलोड इन एनिमल सेल्स। अब क्या होगा, ये वाला लाइपोसोम वेसिकल्स कौन सा है, लाइपोसोम वेसिकल्स इस तरह का छोटा छोटा वेसिकल्स जो आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, एज यू नो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर जाएगा, है ना, मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा और फ्यूज़ करके वहाँ पर एक पैसेज बना देगा और वो डीएनए को अंदर डाल देगा। यहाँ पर एक पैसेज बन जाएगा और इसका जो डीएनए था अंदर में, वो वाला अंदर डिलीवरी कर दिया। ठीक है। अब जो इसके साथ में अगर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये तो न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पर ना, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर अब इसको ट्रांसफ़र होना है, वो जाएगा। अब इसमें चांस फैक्टर है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम में है वो अटैच होगा कि नहीं होगा, ये चांस फैक्टर है। लेकिन आप जब इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स के साथ कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ सेल्स में ये घटना घट जाएगा कि ये वाला जो डीएनए है वो जा कर के राइट प्लेस पर वो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, और ये वाला सपोज इंटीग्रेट हो गया। इस तरह मिलियंस ऑफ सेल्स में कुछ सेल्स में ये हो गया, तो इसके बाद आप स्क्रीनिंग करोगे कौन सा सेल में ये हुआ। यूजुअली दिस काइंड ऑफ डीएनए दे हैव अ एंटीबायोटिक मार्कर, जिसके थ्रू आप सिलेक्शन करते हो कि ओके सपोज इसमें नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, तो अब ये ट्रांसफ़र होगा तो ये सेल जो है वो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो अब मीडियम में नियोमाइसिन दोगे तो सिर्फ वही बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे, तो ये मेरा स्क्रीनिंग हो जाएगा। तो यूजुअली इस तरह से स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइपोफेक्शन, लाइपोसोम मेडिएटेड डीएनए और जीन डिलीवरी। लाइपोसोम्स, फेक्शन जो है वो ट्रांसफेक्शन वर्ड से आया है, ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन इन यूकैरियोटिक सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसफेक्शन। ये एक तरह का इन्फेक्शन है, कह सकते हो। नेक्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ये लिखा हुआ है सिलेबस में, ये नहीं लिखा हुआ लेकिन इसको मान के चलो कि है, क्योंकि मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र बोला हुआ है, तो इस पर ये हम डिस्कस करेंगे, लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। और फिर है माइक्रो इंजेक्शन। ये एक मेथड है जो कि यूजुअली ये एम्ब्रियो क्लोनिंग में यूज़ होता है। कि आप वो जैसे डॉली पॉली वाला जो क्लोनिंग मेथड है, जिसमें पूरा न्यूक्लियस को आप बाहर निकाल सकते हो और वहाँ दूसरा न्यूक्लियस डाल सकते हो सेल के अंदर, लेकिन डीएनए डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज ये वाला स्लाइड है, ओह टेढ़ा हो गया, ये
क्या हो रहा है? ये स्लाइड है, स्लाइड होना पड़ेगा। यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर हमको ये काम करना है, माइक्रो इंजेक्शन है। तो हम सेल को देखेंगे कैसे? तो हम पहले सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, ये सेल दिख रहा है, यूकैरियोटिक सेल है, इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, इसमें हमको एक जीन को डालना है, इसका अपना क्रोमोसोम है। अब डायरेक्टली हम एक निडल के थ्रू से, वेरी फाइन निडल के थ्रू से हम इसको डालेंगे अंदर। अब ये निडल एक पिस्टन के थ्रू से लगा हुआ है, डेफिनेटली इंजेक्शन जैसा चीज़ है, ठीक है। इसको हमको ऐसे पुश करना है अंदर, ऐसे पुश करना है तो ये चला जाएगा अंदर। अब इसको होल्ड करने के लिए लेकिन हमको कोई चाहिए, जैसे इसको पकड़ेंगे नहीं तो ये इधर उधर भाग जाएगा। तो ये एक सक्शन प्रेशर के थ्रू, ये भी ये टिप, ये मुंह है एक, वो जो माइक्रो पिपेट यूज़ करते हैं ना, उसका सामने वाला पोर्शन है, जिसके हेल्प से आप इसको सक किए हुए, मतलब यहाँ से हवा टान रहे हो इधर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चिपक जाएगा इसके साथ में। तो आप उसको सेल को होल्ड कर रहे हो और साथ में इधर से दाहिना हाथ से, बायां हाथ से होल्ड कर रहे हो, दाहिना हाथ से माइक्रो इंजेक्ट कर रहे हो, और आँख माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर डीएनए डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है। ये जाके अपना किसी जगह पे इम्प्लांट होगा। तो माइक्रो इंजेक्शन हुआ, ये यूजुअली बहुत रेयर केसेस में, ये हमको याद है, या सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस बोल के, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, सीनोरेब्डाइटिस रैब्डाइटिस एलिगेंस, इसका एक पेपर याद आ रहा है हमको, जिसमें माइक्रो इंजेक्शन ही लोग फॉलो कर रहे थे। वो फायर एंड मेलो का ग्रुप था, जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फायर एंड मेलो का स्पेलिंग शायद MALLO ऐसे कुछ होगा। 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो RNAi रिलेटेड रिसर्च के लिए। तो ये लोग, ये सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, वो एक निमाटोड है, उसका सेल में जो एंटीसेंस RNA या डबल स्ट्रैंड RNA को माइक्रो इंजेक्ट करते थे। ये सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस के बारे में हम लोग जो, और एक पेपर है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें मॉडल ऑर्गेनिजम्स बोल करके एक चैप्टर है, वो वाला पार्ट हमको डील करना है। उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में दूसरे और भी जितने मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं रिसर्च में, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसेस इस तरह से होता है, इतना ही लिखना है इसमें। और नेक्स्ट है 5 नंबर, और ये लास्ट जो है वो लास्ट दिन हम बोल चुके हैं, वो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, जो TI प्लाज्मिड वाला, वो प्लांट में यूज होता है। और ये है DNA बॉम्बार्डमेंट, इसको बोलेंगे। या फिर इसको जीन गन भी बोलते हैं, जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है, एक मशीन है, अभी इसका गन जैसा दिखने वाला मशीन भी आ गया है। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें अंदर में, सपोज इसको पहले बॉक्स जैसा ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर एक तुम्हारा सिलिंड्रिकल ये है, माने कैनल है, इसके अंदर अब बुलेट है ना। इसके अंदर पहले तो हम पिनियन बना लेते हैं, पिनियन जिसके थ्रू से आप चार्ज दोगे, इलेक्ट्रिक शॉक दोगे। ये लगा हुआ है, ये जो पिनियन है ये कनेक्टेड है थ्रू ए पावर सप्लायर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देगा। इसके सामने एक बुलेट है, और उसमें, उसके सामने में हम गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स, गोल्ड और टंगस्टन
जो कि न्यूट्रल होता है, अबाउट 0.6 माइक्रोमीटर डायमीटर का लोड किया जाता है, एंड दैट इज कोटेड विथ द डीएनए। जो डीएनए हमको ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पर दे देते हैं, और ये जा कर के एक स्लॉट पे ख़त्म होता है। यहाँ पर एक स्लीट है, यहाँ पर एक स्लीट है, इसके ये हम मोटा मोटी बना रहे हैं। स्लीट है, यहाँ जा कर के ये जो बैरल है वो जाके ये धक्का मारेगा, ये जो बुलेट है वो जाके टकराएगा ऐसे। जब भी हम इसको ऊपर से शॉक देंगे ये पिनियन से, इसमें हम जब इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो ये जाकर इसको हिट करेगा, और ये जोर से जाकर यहाँ बुलेट यहाँ टकराएगा, है ना। बुलेट जब टकराएगा तो इसमें जो गोल्ड पार्टिकल्स वगैरह है वो नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे हमने रख दिया है पेट्री डिश, नीचे हमने रख दिया है टिश्यू। पेट्री डिश के अंदर मेरा कैलस वगैरह जो टिश्यू है वो रखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली ये जो डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स और टंगस्टन पार्टिकल्स वो जाके हिट करेगा टिश्यू में, और सेल्स के अंदर घुस जाएगा। और क्योंकि वो न्यूट्रल है तो डीएनए जो है वो जाकर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सेल्स पे वो डीएन क्रोमोसोम बैक्टीरिया जो होस्ट सेल है उसका क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हो जाता है सक्सेसफुली तो आप बाद में रिकॉम्बिनेंट स्क्रीनिंग करोगे, आपको अगर मतलब आपका जो पर्पस है वो चीज़ मिल जाता है तो हो गया। यही है मेथड डीएनए डिलीवरी का विथ जीन डीएनए बॉम्बार्डमेंट मेथड सिस्टम। अब इसमें सभी मेथड में आप करोगे और आपको क्लोन मिल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हीट एंड ट्रायल आपको बार बार करते करते कोई एक रेलिवेंट जो आप रिसर्च कर रहे हो वो चीज़ मिलेगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा। उतना जल्दी उतना आसानी से नहीं होता है। तो ये है 5 मेथड। साथ में 6 नंबर मेथड जो हम बोले कौन सा है, वो है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसका डिस्कशन तो हम लोग लास्ट दिन कर चुके हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये था डिफरेंट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक ना। अब हम लोग बात कर सकते हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या होता है? ये एक एम्प्लीफिकेशन मेथड है। इसको हम लोग डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मेथड मानते हैं। एम्प्लीफिकेशन यूजुअली इसका इस्तेमाल जब हमारे पास वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है, उसको हमको एम्प्लीफाई करना है। सपोज जैसे कोई फॉरेंसिक रिसर्च में इसका काफ़ी इस्तेमाल है। फोरेंसिक में कि आपको कोई मर्डर हुआ या फिर कहीं रेप हुआ व्हाटएवर, तो वहाँ से आपको जो सैंपल मिलता है, ब्लड सैंपल या फिर सीमेंट सैंपल और कोई भी टिश्यू सैंपल, थोड़ा सा भी मिलता है डेड सेल्स, तो उसमें से जो डीएनए एक्सट्रैक्शन होगा उसका काफ़ी कम अमाउंट में रहता है। डीएनए जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, मे बी नैनोग्राम लेवल में हो रहा है। इससे आप फर्दर काम नहीं कर सकते। आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको आपके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं है ये, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पीसीआर करके इसको पहले एम्प्लीफाई कर लोगे। मेन पर्पस पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन है। जैसे डिजीज़ डिटेक्शन के दौरान आप आरटीपीसीआर कर रहे थे, कोरोना के दौरान आरटीपीसीआर कर रहे थे, है ना।
वो वाला RT-PCR को हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल RT-PCR भी लिख सकते हैं। दो बात है वहाँ पर, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब क्योंकि वो RNA था, mRNA था, जो कोरोना वायरस है वो उसको स्पाइक है इस तरह का, लेकिन अंदर में जो जीनोम है उसका, ये तो स्पाइक प्रोटीन्स था, उसका जो जीनोम था वो है प्लस स्ट्रैंड mRNA, और ये कोटेड विथ प्रोटीन्स है, जो कैप्सिड है उसका, न्यूक्लियो कैप्सिड जो होता है, और ये वाला मेम्ब्रेन है, तो ये लिपिड वाला, ये ये मेम्ब्रेन बाउंड एक वायरस था। इसका जो RNA डिटेक्ट करने के लिए कि ये डिजीज़ मतलब अंदर वायरस है कि नहीं, तो PCR मेथड यूज़ किया जा रहा था। इसमें पहले RNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करना पड़ता, क्योंकि हमको DNA से DNA एम्प्लीफिकेशन होता है। RNA से करने के लिए पहले हमको RNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर PCR करेंगे जैसे करते थे। तो वो हमको एम्पलीफाई करके बताएगा, ओके इतना सा, मैंने अगर वो DNA कितना, मैंने कितना वायरस है अंदर में लोड, अगर बहुत कम है तो हमको ज़्यादा बार साइकिल को रन करना पड़ेगा, PCR साइकिल, और अगर ज़्यादा है तो कम बार में ही पता चल जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग तो साइकिल थ्रेशोल्ड बोल करके एक बात आ रहा था, इस सब के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली PCR मेथड हमको हेल्प करता है कि जब बहुत कम अमाउंट में DNA या फिर RNA, वो RT-PCR करेंगे तो RNA हमको वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है बेसिकली। साथ साथ हम PCR को जीन क्लोनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम कि हमको मतलब सपोज़ एक जीनोम है, जीनोमिक DNA है, ये जीनोमिक DNA है, इसमें कहीं पर एक छोटा सा पीस ऑफ DNA, ये वाला हमको ये वाला पोर्शन क्लोन करना है। अब हम इसको अगर हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करके ये करने जाएंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करके, तो हमको बहुत सारा फ्रेगमेंट मिलेगा। अब एक तो फ्रेगमेंट में वो है कौन सा फ्रेगमेंट, यहाँ तो हम 4 5 8 10 तो ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स में कोई एक फ्रेगमेंट में वो जीन है। उसको स्क्रीन करने के लिए दूसरा मेथड जो है वो सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन करके स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, या फिर पहले ही मेरे पास कोई जीनोमिक DNA लाइब्रेरी हो या cDNA लाइब्रेरी हो, उसको हम स्क्रीन कर सकते हैं अपना जीन को ढूंढने के लिए। और दूसरा मेथड है कि हम डायरेक्टली PCR करके इस पोर्शन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उस पोर्शन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको दो चीज़ हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का सीक्वेंस क्या है। यहाँ का छोटा सा सीक्वेंस अगर पता रहे, इस एंड का और इस एंड का, दोनों एंड का, सपोज ये लंबा सा DNA है, इसमें हमको ये वाला चीज़ को एम्पलीफाई करना है, ये वाला पोर्शन डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, इसमें ये बहुत बड़ा है, इसका ये और भी है, इधर पूरा जीनोम है। अब इसमें हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन एम्पलीफाई करना है, तो हम तभी एम्पलीफाई कर पाएंगे अगर हमको इस एंड का सीक्वेंस और इस एंड का सीक्वेंस मालूम हो। करीब करीब 18 बेस पेयर सीक्वेंस इधर और 18 बेस पेयर इधर मालूम हो तो, ठीक है। तो ये कैसे मालूम होगा, उसका मेथड अलग अलग है, हम अब ये उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान के चलो कि तुमको मालूम है ये वाला सीक्वेंस, तुमने ये सीक्वेंस कहीं से तुमको मिला है, या फिर ये हेटेरोलोगस है, यानी कि तुम ये जो ढूंढ रहे हो, ये जो जीन, ये ह्यूमन जीन है मानते हैं, ह्यूमन का सपोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज एंजाइम का जीन है, और लेकिन हेक्सोकाइनेज एंजाइम ह्यूमन का सीक्वेंस नहीं अगर हुआ है, तो चिंपैंजी का हो गया है सपोज, स्पेलिंग क्या है चिंपैंजी का, हमको इसका अगर हेक्सोकाइनेज हो गया हो सीक्वेंस, तो क्योंकि ये दोनों काफ़ी होमोलोगस होते हैं, चिंपैंजी एंड ह्यूमन, तो हम मान के चलते हैं कि इसका जो हेक्सोकाइनेज इसके साथ काफ़ी सिमिलर होगा। तो इसका सीक्वेंस यूज़ करके हम दोनों साइड का जो प्राइम ये है, मतलब डी जो जीन का जो दोनों साइड का बात कर रहे हैं,
हम ये प्राइमर, इसको प्राइमर बोलते हैं, ये प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको यूज़ करके। और इसका पीसीआर करेंगे, पीसीआर करेंगे ह्यूमन वाला का, लेकिन यूज़ करेंगे प्राइमर सीक्वेंस वो शिम्पैंजी, मंकी, ओरांग उटांग, जिसका भी हो चुका है। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कोई बैक्टीरिया ही ले लो, सपोज बैसिलस थुरिंजियंसिस, उसका सर्टेन जीन, सपोज क्राई प्रोटीन, उसका सीक्वेंस नहीं हुआ है, लेकिन बैसिलस स्टीयरोथर्मोफिलस उसमें सपोज वो सीक्वेंस मौजूद है, और वो सीक्वेंस कोई आदमी कर चुका है, कोई साइंटिस्ट पहले कर चुके हैं, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में अगर होम बने सिमिलैरिटी है, बैसिलस है, दोनों चलो मान के चलते हैं कि सिमिलैरिटी होगा, तो हम इसका जो प्राइमर डिज़ाइन करेंगे स्टीयरोथर्मोफिलस का, उससे हम थुरिंजियंसिस का पीसीआर करके ट्राई कर सकते हैं, देखेंगे कि आता है कि नहीं आता है, आ भी सकता है। दूसरा है, हम डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहे थे, हल्का में ही बोल रहे हैं, कभी कभी होता है कि आप हमेशा जो प्रोटीन से काम शुरू करते हो, ज़्यादातर केस में आप जो जेनेटिक रिसर्च, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का काम जो होता है, आपको ये एंजाइम का कैरेक्टराइजेशन आप कर चुके हो, सपोज ये हेक्सोकाइनेज हो या एनी अदर एंजाइम हो या एनी अदर प्रोटीन हो। प्रोटीन्स तो आता है कहाँ से? सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है कि प्रोटीन्स का जो एमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो आरएनए से कोड होके आया है ट्रांसलेशन के थ्रू, और आरएनए कहाँ से आया? डीएनए से, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो रिप्रेजेंटेटिव है अमाइनो एसिड सीक्वेंस का प्रोटीन में। तो अगर हमको प्रोटीन का सीक्वेंस पता चल जाता है तो हम उससे जेनेटिक कोड के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि डीएनए में ये वाला सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, उसको डिजेनरेट प्राइमर्स बोलते हैं। तो खैर आप लोग सीधे चले आओ कि आपके पास 2 प्राइमर होना चाहिए। प्राइमर कैसे मिलता है वो अलग फैक्टर है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है जो आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो जाए, मगर वो भी एक क्वेश्चन है थोड़ा सा हायर लेवल का। तो पीसीआर करने के लिए आपको 2 स्पेसिफिक प्राइमर चाहिए, तभी आप इस पोर्शन को एम्पलीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम मेथड देखते हैं, इसको बोल के हम स्टॉप कर देंगे। तो सपोज ये वाला डीएनए था और हमको ये वाला पोर्शन एम्पलीफाई करना है, ठीक है। हमारे पास 2 प्राइमर हमको मिल गया है, एक इधर से इधर का और एक इधर से इधर का, ठीक है। प्राइमर पेयर्स होना जरूरी है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमको क्या करना है कि पीसीआर में 3, मैंने इसका नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली ये रेप्लिकेशन है, मैंने हमको बार बार रेप्लिकेट कराना है, डीएनए को बार बार रेप्लिकेट कराना है ताकि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए बन जाए। रेप्लिकेशन कैसे होता है? आप लोग रेप्लिकेशन तो पढ़ चुके हो, उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक ना। सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो चाहिए, डीएनटीपीज जिसको हम बोलेंगे। और जो रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है उसमें भी प्राइमर बनता है, तो उसमें बहुत सारा मशीनरी लगा रहता है। प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमेज बनाता है, और हम इसको पीसीआर को इन विट्रो करने जा रहे हैं, यानी कि इन टेस्ट ट्यूब। इन विट्रो यानी इसका मतलब होता है इन टेस्ट इन ग्लास। आप वो जो छोटा सा माइक्रोफ्यूज ट्यूब है ना, उसके अंदर ये काम करने जा रहे हो। इसमें छोटा सा, इतना छोटा सा 10 to 50 माइक्रोलीटर वॉल्यूम है, उसी के अंदर जो हो रहा, ठीक है। तो ये सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर हो रहा है, इन विट्रो। तो यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा क्या? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपी और प्राइमर, ठीक है। यहाँ पर हेलिकेज नहीं है, तो इसको हेलिक्स को खोलने के लिए हमको हीट करना पड़ेगा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना पड़ेगा। तो डबल हेलिक्स, जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो मेल्ट करता है, ये दोनों जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम साइड कर देते हैं इधर में। अच्छा, तो आपने हीट किया, तो पहला चीज़ है आपको हीट करना पड़ेगा। कलर शायद दूसरा हो गया, चलो ठीक है। ये जो दोनों जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, उसको मेल्ट करने के लिए आपको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना पड़ेगा। बाद में आप यहाँ पर जैसे ही आप ये रिएक्शन बिठा रहे हो, आप साथ में ये सब चीज़ ऐड कर दिए हो। ये सारा का सारा डीएनए
पॉलीमरेज, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज हम बताएंगे थोड़ी देर में। डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपी यानी कि चारों का चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स है, एन मीन्स ऑल फोर, प्राइमर, ये सब ऐड कर चुके हो। ठीक है, करने के बाद आपने 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, दोनों ये मेल्ट कर गया। प्राइमर्स है, प्राइमर्स इधर उधर है, उसी में प्राइमर्स इधर उधर भी हाइब्रिडाइज नहीं किया, वहीं पर मेल्ट करके इधर उधर फैला हुआ है। हम इसको डायग्राम में अभी नहीं दिखाएंगे, ये हम बताने के लिए बता दिए कि इधर उधर करके वो जो रिएक्शन ट्यूब है उसमें है डीएनए के अगल बगल में, लेकिन वो स्पेसिफिक जगह पे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बाइंड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट इसको, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन। मतलब आपने डीनेचर कर दिया डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। अब नेक्स्ट स्टेप को बोलते हैं प्राइमर एनीलिंग। अब प्राइमर को लगाना है, प्राइमर को अलाउ करना है कि वो स्पेसिफिक जगह पे बाइंड कर जाए, तो हमको इसके लिए टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना घटाना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है प्राइमर का सीक्वेंस पर, उसका जो टीएम वैल्यू है उस पर। टीएम वैल्यू के बारे में अभी हम नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी बोलना हो चुका है कई बार, आप जाकर देख लो, पुराना वीडियोस भी है। टीएम वैल्यू से हमको पता है, इससे करीब 5 डिग्री कम टेम्परेचर पर, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है, टेम्परेचर को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा टीएम वैल्यू ऑफ दी प्राइमर पर। ठीक है, तो हमारा प्राइमर आके यहाँ लग गया, प्राइमर आके इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। अब ये देखो, इधर वाला इधर मतलब क्या, ये जरूर 3 प्राइम एंड है और ये तब 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है तो इधर में 5 प्राइम एंड है, इधर में 3 प्राइम एंड है, इधर में 5 प्राइम एंड है। ये वाला प्राइमर का ये वाला एंड 5 प्राइम है। ठीक है, और इधर वाला एंड 3 प्राइम ऑटोमेटिकली। अब हम प्राइमर एनिल करा चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हो इसको। अब यहाँ से प्राइमर एक्सटेंड करेगा, ये कितना टेम्परेचर पे करते हैं, ये यूजुअली करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रीज़न क्या है हम पहले बाद में बता रहे हैं। इससे पहले लोग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते थे। जब नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता था तो टेम्परेचर, हमारा सेल जो है बॉडी है वो 37 डिग्री उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो जो शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें 30, 32, 35 इतना टेम्परेचर पर नॉर्मली काम करता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज, मेसोफिलिक बैक्टीरिया, उसका भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द एम्बिएंट टेम्परेचर। 30, 35, 36, 37 तक जा सकते हो, नीचे 25 डिग्री तक आ सकते हो। इतना टेम्परेचर पर वो नॉर्मली काम करता है। लेकिन हमको यहाँ पॉलीमर पीसीआर में जो समस्या है वो कैरी मोलिस ने इसका आविष्कार किया था। इस समस्या का समाधान कैरी मोलिस 1982 था जहाँ तक याद है, कि वो ठीक उसी तरह जैसे होता है कि ये छुट्टी पर थे और समुद्र के किनारे टहल रहे थे, दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि अगर हम ये वाला डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज़ होता है, तो हमको बार बार ये डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम दोबारा रेज करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज ख़राब हो जाएगा। पहले हम इसको पूरा प्रोसेस तो बता लेते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा, रुक जाओ थोड़ा। तो अभी दो नेक्स्ट जो 3 नंबर स्टेप क्या था, प्राइमर एक्सटेंशन, जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि ये प्राइमर था 5 प्राइम और इधर में 3 प्राइम है ना। हमको मालूम है डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे करके इसको कॉपी करता हुआ हिल जा रहा है, एक्सटेंड करेगा, ठीक ना। न्यू डीएनए सिंथेसिस हो गया, दोनों स्ट्रैंड। तब ये 2 डीएनए स्ट्रैंड था, वहाँ से 4 हो गया ना, ये 2 और ये 2, ठीक ना।
अब इसी का साइकिल, ये एक साइकिल हुआ कंप्लीट। क्या क्या टेम्परेचर इसमें है, 94 डिग्री, 50 डिग्री और 72 डिग्री। तीन स्टेप, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर एक्सटेंशन। ये जो साइकिल है ये रिपीट होगा। यहाँ से 2 से 4 बन गया, लेकिन अब हमको 4 से 8 चाहिए, तो फिर हम यही करेंगे ना, फिर इसको हीट करेंगे 94 डिग्री, फिर हम प्राइमर एनिल करेंगे 50 डिग्री, फिर प्राइमर एक्सटेंशन करेंगे 72 डिग्री। तो फिर हमको यहाँ क्या हो जाएगा, 8 डीएनए बन जाएगा। तो ये जो साइकिल, इसी को साइकिल बोलते हैं। ये एक पीसीआर साइकिल है, यहाँ से लेके एक यहाँ तक एक पीसीआर साइकिल है। तो इस तरह से हम अगर 20 to 30 साइकिल्स अगर रन करेंगे तो देख सकते हो हिसाब करके कि एक डीएनए से शुरू करके देखो कितना बनता है, ठीक है ना। अगर 20 साइकिल्स रन करो तो कितना बनता है, 2 to the power 20, 2 to the power n, ये वाला n मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स। इतना सारा डीएनए बन जाएगा। ये कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तुम लोग लिख कर देख लेना। एक से शुरू करना, शुरू में तुमको कम ही नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही वो 1000 क्रॉस करेगा ना तो उसका डबलिंग का रेट देखना कैसे होता है। हर बार वो डबल हो जा रहा है, हर साइकिल में डबल हो जा रहा है। यही है पीसीआर साइकिल। इसको ऑटोमेटिक, माने एक बार हमने सेट कर दिया और बार बार हमको उसमें डीएनए पॉलीमरेज ऐड ना करना पड़े। ये क्योंकि देखो ये तो साइकिल है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, जो हम बातों रुक गए थे, तो हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ही 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रेज करते हैं ये नष्ट हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है। फिर हमको यहाँ पर ये यहाँ पर ऐड करना पड़ता है डीएनए पॉलीमरेज मैनुअली, विच इज़ ए कुम्बरसम प्रोसेस। तो ऐसे करके तो बहुत टाइम टेकिंग और इरिटेटिंग हो जाएगा। तो उपाय क्या है, कैरी मुलिस टहलते टहलते उनको दिमाग में बात आया कि जो बैक्टीरिया सल्फर स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग में ग्रो करते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। उनमें भी तो डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज भी होगा, वो लोग रेप्लिकेट भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो उनका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हीट रेजिस्टेंट होगा ज़रूर। तो क्यों ना हम ऐसा कोई डीएनए पॉलीमरेज वैसा ही किसी बैक्टीरिया से स्क्रीन करें, आइसोलेट करें, जो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ढूंढते ढूंढते उनको मिला एक बैक्टीरियम, जिसका नाम है क्या, कोई बोल सकता है? एनीवन, आर यू देयर और नॉट? यस सर। बैक्टीरिया का नाम मालूम है? सर थर्मस एक्वाटिकस। यस, हु इज दिस? सर बुशरा अहमद। हाँ, थर्मस एक्वाटिकस, बुशरा, थर्मस एक्वाटिकस इसी का नाम से। ये एक सल्फर स्प्रिंग में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ये थर्मोफिलिक, दिस बैक्टीरिया इज थर्मोफिलिक, मैंने loves to live in at high temperature. इसका जो डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज कॉल्ड टैक डीएनए पॉलीमरेज, दिस वाज एक्सट्रैक्टेड। इसका इस्तेमाल यहाँ शुरू हुआ। यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया जा रहा है, शुरू में जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया जा रहा है ना, ये वाला है टैक डीएनए पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। तो ये एक बार सेट कर देने के बाद ये जो डीएनए पॉलीमरेज ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेप्लिकेट करता है, एक्सटेंड करता है, और 94 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर सह लेता है, नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हमको साइकिल को एक ही बार मतलब रिएक्शन को सेट करना पड़ता है। उसके बाद जो मशीन है, जिस मशीन में पीसीआर रन किया जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, उसको बोलते हैं। जो पीसीआर मशीन है उसको पीसीआर मशीन भी बोल सकते हैं इसे हम लोग, पीसीआर मशीन, उसका एक्चुअल नाम है थर्मोसाइक्लर। यानी कि इसमें 3 टेम्परेचर का साइकिल रन कर रहा है। एक मशीन है जिसमें 3 टेम्परेचर सेट कर दिए हैं और वहाँ साइकिल भी सेट कर दिए। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, तो वहाँ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वहाँ प्रोग्राम कर दिए कि ओके ये 3 टेम्परेचर को आपको 30 साइकिल, 25 साइकिल, कितना साइकिल हमको रन करना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट रेडी होके वहाँ पर पड़ा रहेगा उसी मशीन में। लास्ट में एक टेम्परेचर आता है, जब सारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो चला जाएगा। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रेफ्रिजरेटेड हो जाएगा।
यानी कि आप कहीं पीसीआर सेट करके आप घूमने चले जाओ, 1 महीना 2 महीना बाद भी आओ तो आपका पीसीआर प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा, रेडी मिलेगा, और वो प्रिजर्व्ड रहेगा एट इन द रेफ्रिजरेटर. आई मीन दैट मशीन इज इट सेल्फ ए रेफ्रिजरेटर. इट विल ऑटोमेटिकली गो टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इफ़ नो बडी डिस्टर्ब्स इट. वैसे ही रहेगा पड़ा हुआ. उसके बाद आप उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिए या फिर क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ठीक है, ये है एक बेसिक स्टेप्स ऑफ पीसीआर, जो कि आपको क्वेश्चन पूछने का सबसे ज़्यादा चांस इसी पर है, ज़्यादा इधर उधर नहीं. तो एकदम सिंपल में पीसीआर में से पीसीआर क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स है, पीसीआर से हम क्या करते हैं. मेन चीज़ है पीसीआर को हमको डीएनए को एम्पलीफाई करना. हम जीन को भी आइसोलेट कर सकते हैं. अगर हमको प्राइमर्स मालूम हो तो हम डायरेक्टली उस जीन को एम्पलीफाई कर सकते हैं. हालांकि ये जो पीसीआर प्रोडक्ट होता है उस जीन का, ये फुल लेंथ जीन नहीं होता है. नॉर्मली फुल लेंथ यानी कि पूरा पूरा जीन नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइमर्स है, जो हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, वो पूरा एंड का यूजुअली नहीं होता है. हम बाद में इस पीसीआर प्रोडक्ट को यूज़ करके फुल लेंथ जीन को क्लोन कर सकते हैं. इस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. अभी हम ज़्यादा लेंथ 2 पीरियड है, मगर हम एंड यहीं कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि ज़्यादा लेंथी करने से फिर अटेंशन ड्रैग हो जाता है इधर उधर. तो यहाँ तक तुम लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर होगा. यस सर. ठीक ना. तो इसको तुम लोग किसी भी बुक से, पहले तुम लोग को जो बेसिक बुक है उसको पढ़ के आगे समझ लो चीज़ को. उसके बाद आगे का पढ़ेंगे. तुम लोगों को तो कुछ भी पढ़ाई अभी मेरे ख्याल से कर रहे हो कि नहीं हमको नहीं मालूम. जैसे ये जितना हम बोर्ड वर्क कर दिए इतना ही कर देना काफ़ी होगा. ठीक है ना. ये जो मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, यही जो टाइटल्स मेंशन करके जो ड्राइंग किए और साथ में एक दो सेंटेंस लिखते चले जाओ, इट विल बी ए गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. ये जो पीसीआर का जो ड्राइंग किया, ये ड्राइंग ही सिर्फ करो और इसमें जो लेवल किए वो लेवल कर दो, और जितना सारा बात बोले हैं उसको सिर्फ लिख दो शॉर्टकट में. दैट विल बी वेरी गुड आंसर. ये हम लोग को नहीं मिलता है आंसर स्क्रिप्ट में. ठीक है ना. ठीक है, बाकी का पीसीआर का भी कंटिन्यूएशन होगा क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरटी पीसीआर पढ़ेंगे फिर, और पीसीआर का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. नेस्टेड पीसीआर किसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे साथ में. पता नहीं उसमें सिलेबस में उतना दूर गया है कि नहीं. जो रियल टाइम पीसीआर, मतलब हम लोग जैसे कोरोना के दौरान जो कर रहे थे लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर करने के साथ साथ वो मशीन जो था वो रियल टाइम मशीन, यानी वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है जो डीएनए वो कितना है, या आरएनए कितना है, यानी वायरल लोड कितना है. आप कितना साइकिल के बाद आपको मैंने सफिशिएंट सिग्नल मिल रहा है. अगर वो शुरुआत में ज़्यादा नहीं है तो आपको ज़्यादा बार वो साइकिल रन करना पड़ेगा टू गेट दैट सिग्नल. तो अगर इसको बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड, मतलब अगर वो साइकिल ज़्यादा बार रन करने पर आपको सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इन्फेक्शन कम है, या तो इन्फेक्शन शुरू हुआ है या इन्फेक्शन एंड में है. और बहुत कम साइकिल में ही आपका सफिशिएंट अमाउंट एम्पलीफाई हो गया. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा था. आप यहाँ पर देख लो कि आप जब 1 से शुरू करते हो, हमने तो यहाँ पर जो डीएनए का एम्पलीफिकेशन का 20 साइकिल में आपको हिसाब करने के लिए बोला, वो सिर्फ एक डीएनए से. अगर आप एक डीएनए से शुरू करके, हम देख ही लेते हैं, चलो थोड़ा देर और इसी को आगे बढ़ाते हुए, कि आपके पास सपोज एक डीएनए था, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 1 मॉलिक्यूल. पहला साइकिल में 2 हुआ, दूसरा साइकिल में 4 हुआ, तीसरा साइकिल में 8 हुआ, चौथा साइकिल में कितना है, ये साइकिल का नंबर हमको साथ में याद रखते रहो, 1 2 3 4. चौथा साइकिल में 16 हुआ, पाँचवा में 32 हुआ, फिर 64 हुआ छठा में, सातवें में 128 हो गया. इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, 125 कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा. फिर ये हो जाएगा कितना, 250 हो जाएगा. कितना साइकिल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, 9th में 500, 10th में 1000 हो गया, है ना. अब 11th में 2000, 12th में 4000,
फिर ये 13th साइकिल में 8000 मॉलिक्यूल्स, फिर 14th में 16,000 मॉलिक्यूल्स, 15th साइकिल में 32,000 मॉलिक्यूल्स, है ना, 16th साइकिल में 64,000 मॉलिक्यूल्स, 17th साइकिल में 128,000 साइकिल मॉलिक्यूल्स, इसको भी हम 125 मान लेते हैं। ये 17th था। 18th में 250 के ऊपर में 3 शून्य, 19th में 500 के ऊपर में 3 शून्य, फिर 20th में 1000 के ऊपर में 3 शून्य, मने हो गया 1 आए 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 मिलियन। 20 साइकिल में एक डीएनए मॉलिक्यूल से 1 मिलियन। लेकिन हम लोग एक डीएनए मॉलिक्यूल से तो स्टार्ट नहीं करते हैं, वहाँ ऑलरेडी अगर 100 डीएनए मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर इंटू 100 कर लो। अगर 200 डीएनए 1000 डीएनए मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ 1000। तो आपको अगर ये 100 डीएनए मॉलिक्यूल्स सिग्नल देने में 20 साइकिल लगाता है तो 1000 डीएनए मॉलिक्यूल रहने से तो वो बहुत पहले ही वो सिग्नल दे देगा ना, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए बन जाएगा, है ना, लेस नंबर ऑफ साइकिल से। उसी तरह वायरल लोड जब कम है, यानी कि वहाँ आरएनए का अमाउंट कम है, तो आपको ज़्यादा साइकिल रन करना पड़ेगा टू गेट दैट अमाउंट ऑफ डीएनए विच विल गिव यू सिग्नल ओके द वायरस इज देयर। सिग्नल कैसे वो प्रोड्यूस होता है, वो फ्लोरेसेंट मेथड है, वो रियल टाइम पीसीआर उस मशीन में रहता है एक ठो, उसमें हम लोग तो डाई ऐड करते हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि एक साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल हो गया, तीसरा साइकिल, कितना डीएनए हुआ, हाँ, तो उससे हमको मिलता रहता है इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो अगर वायरल लोड ज़्यादा रहेगा, यानी स्टार्टिंग मटेरियल अगर ज़्यादा रहेगा, तो कम ही साइकिल में हमको उतना सिग्नल मिल जाएगा, तो हमको समझ आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है, इसी को साइकिल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, और इससे हमको ये पता चलता है कि इन्फेक्शन का ये कितना था। या फिर हम दूसरा कोई, ये तो इन्फेक्शन है, और किस किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग RT-PCR को, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप करते हैं। ठीक है, रुको, हमको एक स्क्रीनशॉट लेने दो। ओके, इसमें आज का ये लोग सायोन है, अंकित नहीं है क्या आज? স্যার অঙ্কিত বাইরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি থাকলো, পরে আবার আমরা পরের পার্টটা ডিসকাস করবো। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। Anybody has any question? নো স্যার। ঠিক আছে, ওকে, বাই।